आज हम देख रहे ऊषा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा शिक्षक से लेकर ठेके प्रथा में और निजीकरण का सब विरोध करने वाले आज हम सब अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में आंदोलन कर रहे हैं। अभी इंदौर संभाग क्यों हमने आंदोलन करा, हजारों की संख्या में ये शोषित वर्ग इकट्ठा हुआ, महिला इकट्ठी हुई, ये अपनी मांग के लिए इकट्ठे हुए, अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हुए। पर हम देखते हैं यहां पर कि हर बार की तरह यही होता है कि संभाग के वहां जाते आवेदन दे दिया जाता है, धरना दे दिया जाता है, पर आज तक इन लोगों की समस्या वही की वही रहती है। आज हम देख रहे ऊषा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा शिक्षक से लेकर ठेके प्रथा में और निजीकरण का सब विरोध करने वाले आज हम सब अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में आंदोलन कर रहे हैं। अभी इंदौर संभाग क्यों हमने आंदोलन करा, हजारों की संख्या में ये शोषित वर्ग इकट्ठा हुआ, महिला इकट्ठी हुई, ये अपनी मांग के लिए इकट्ठे हुए, अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हुए। पर हम देखते हैं यहां पर कि हर बार की तरह यही होता है कि संभाग के वहां जाते आवेदन दे दिया जाता है, धरना दे दिया जाता है, पर आज तक इन लोगों की समस्या वही की वही रहती है। हर बार इस उम्मीद के अंदर सविता शिक्षक आता है, आशा कार्यकर्ता आती है, अपने परिवार के बच्चों को मैं देखता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छोड़ छोड़कर आ रही है, आशा कार्यकर्ता, सफाई कर्मी, ये सारे संगठन के लोगों, घर में बच्चा छोटा है, बेटा है, बेटी है, उनको छोड़कर, पति को छोड़कर, सास ससुर बीमार है, उनको छोड़कर सिर्फ एक उम्मीद के लिए हर बार आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। खूब नारेबाजी करी जाती है, खूब धरना दिया जाता है कि हमको हक मिलेगा, हमको जो संविधान में लिखा है वो मिलेगा, हमको परमानेंट किया जाएगा, हमारी मांगों को सुना जाएगा, जिससे कि हमारा घर पक्का बन सके, जिससे कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये संविदा शिक्षक जो दूसरे के बच्चों को, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं, इनकी सैलरी के अंदर इनके खुद के घर नहीं पल पा रहे, इनके खुद के बच्चों को नहीं पाल रहे। आज हम देखते हैं कि किसी को भी काम के लिए अगर हम किसी विभाग में जाते हैं, मान लो लाइट नहीं है, बारिश का मौसम है, लाइट नहीं, हम जाते हैं वहां पर कर्मचारी बहुत चिड़चिड़ा रूप में हमें मिलता है, या फिर हम कहीं कोई से विभाग में जाओ तो वहां का कर्मचारी बहुत चिड़चिड़ा हो गया। उसका कारण सिर्फ एक है कि वो परमानेंट नहीं है, उसका वेतन इतना कम है कि वो नौकरी कर तो रहा है, बोलने के लिए तो नौकरी कर रहा है, पर उस नौकरी के वेतन में उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके परिवार की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और वो आर्थिक तौर पे इतना कमजोर और इतना असहाय महसूस कर रहा है नौकरी करते हुए भी। इस चीज को हमें समझना होगा, हमें संविधान को समझना होगा। मैं ये सारे संगठन आते हैं हम लोगों की आह्वान पर, हम लोग आवाज भी उठाते हैं, हम लोग अपनी नेतागिरी भी कर लेते हैं, फोटो भी आ जाते हैं कि हमने इतने लोगों को बुला लिया, 1,000 लोगों अभी इंदौर में इकट्ठे हुए, हम लोग सब चीज कर लेते हैं, हमारी नेतागिरी चमका लेते हैं। पर एक क्वेश्चन मार्क सालों से लगा हुआ है कि इसके आगे क्या क्या होता है। उस आवेदन का जो संभाग आयुक्त लेता है ले लेता है। हमको संभाग आयुक्त में बताना चाहता हूं व्यूअर्स को, इस बार हमको जो संभाग आयुक्त था उससे झगड़ा करना पड़ा। 3 घंटे तक वहां पर महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, 60 साल 70 साल की महिलाएं सिर्फ अपना हक अधिकार लेने के लिए संभाग कार्यालय के वहां खड़ी हुई थी। हम विनती कर रहे थे उनसे कि हमारा आवेदन ले लिया जाए, हमारी मांगों को एक बार सुन लिया जाए। संभाग आयुक्त अंदर बोल देता कि मैं मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, और हम बोल रहे कि धूप के अंदर किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई बहन बेटी गिर रही है। हम जानते कि हमने 2-3 घंटे कैसे बिताए थे। तो अधिकारी के अंदर इतनी संवेदना ही नहीं है कि वो आपकी मांगों को सुन सके, तो पूरी करना तो छोड़ दो। मैं सिर्फ ये शब्द इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि जो अधिकारी आपसे मिलने नहीं चाह रहा है, जिनके ऊपर हमने प्रेशर बनाया, तब वो आपसे 3 घंटे बाद मिलने आता है, तो आपके आवेदन के साथ वो क्या करता होगा, रद्दी के टोकरों में वो पटक देता होगा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए वो आ जाता है। तो आपको और हमको समझना होगा कि हमको संविधान के अंदर जो 90 दिन का कानून था कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि ये बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलग धरना देते हैं, संविदा शिक्षक अलग धरना देते हैं, आउटसोर्सेस वाले अलग वो दे रहे हैं, सब अलग अलग धरने पूरे भारत में करते हो। मैं इन सबसे बोलना चाहता हूं, क्यों बेवकूफी ऐसी कर रहे हो। हमको एक ऐसा कानून बनाना है कि अगर 90 दिन में हमको कर दिया जाए, या फिर हम सब बैठ के तय करें। यह संविधान संशोधनीय संविधान है। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो संविधान सर्वोपरि है, और संविधान में कई संशोधन कर दिए जाएंगे अगर हित की बात आएगी, जनहित की। तो हम सबके जनहित की बातें, हम सब एक मंच पर आते हैं और एक कानून बनाने की हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वेतन वृद्धि भी ऑटोमेटिक हो जाए, हमको धरना देना ही नहीं पड़े। ये धरना देना बेमानी है, ये धरना देना एक दिखावा है, क्योंकि इसमें नेता आते हैं, अलग अलग नेता
जो सत्ता में होता है वो मुंह पे उंगली दबाकर बैठ जाता है, और जो विपक्ष में होता है वो अपनी नेतागिरी चमकाने का काम करता है, पर मजदूर का हित कभी नहीं होता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी धरने से किसी झोपड़ी वाले के महल बन गए या बंगले बन गए हो। हाँ, इन लोगों की आवाज उठाने वालों को मैंने ये देखा है कि जो इनकी आवाज उठाता है वो कार में आ जाता है, साइकिल से कार में आ जाएगा, उसकी झोपड़ी है तो उसका मकान बन जाता है। ये जादूगरी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि ये कौन सी जादूगरी है कि आवाज उठाने वाला जो लीडर बनने की कोशिश करता है वो तो महलों में आ जाता है, पर जिनके लिए आवाज उठाते हैं वो पहले भी झोपड़ी में थे, आज भी झोपड़ी में और कल भी झोपड़ी में होंगे, क्योंकि वो ताकत नहीं समझ पा रहे। आज मैं इंदौर की आपको बात बताना चाहता हूं कि इंदौर में कई मिलें थी और वो बंद हो गई। स्वदेशी मिल, मालवा मिल, कल्याण मिल, कई मिलें बंद हो गई है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों की स्थिति क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी आप इंदौर देखेंगे तो भारत के अंदर इंदौर का टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, और इंदौर के अंदर सबसे बड़ी बस्तियां जैसे पंचम की फेल, भट्टा की फेल, लाला का बगीचा, राहुल गांधी नगर, ऐसे कई बस्तियां इंदौर के अंदर जो बहुत बड़ी मजदूर वर्ग की बस्तियां बोली जाती है। हजारों की तादाद में यहां मजदूर रहते हैं और बहुत संकुचित व्यवस्था में, बहुत सघन बस्तियों में रहते हैं। वहां का रेशो निकाला जाए तो वहां से गाड़ी बाइक नहीं निकले, ऐसी ऐसी पतली गलियां हैं, वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल है, और ये सालों से उस बस्ती में रह रहे। पर मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये मिलों की जो लीडरशिप करने आते हैं, वो जब लीडरशिप करने आते हैं, मजदूरों की भीड़ को इकट्ठा करते हैं, तो सिर्फ वो तो पनप कर बन गए, कोई पार्षद बन गया, कोई यहाँ इंदौर में कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, सिर्फ मजदूर हित की बात कर करके आज हम देख रहे कि मंत्री बनकर बैठे हुए, विधायक बनकर बैठे हुए। पर मैंने ये नहीं देखा कि एक मजदूर बस्ती भी पक्की हो गई हो, या एक मजदूर का भी मकान पक्का हो गया हो, या एक मजदूर भी परमानेंट या कोई नौकरी उसकी लग गई हो, उसके बच्चे की नौकरी लग गई हो। सिर्फ जो मजदूर हितों की बात करने आता है वो पनप जाता है। ये बहुत बड़ी जादूगरी हमको समझना होगा। इंदौर के अंदर नशा मुक्ति की बातें भी कौन कर रहे हैं, जिनके संरक्षण में आज पूरा नशा चल रहा है। हम लोगों ने अभी इंदौर के अंदर नशा मुक्ति का अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस था, उसमें नशा मुक्ति के लिए हमने आयोजन करे। हम लोगों को यह मालूम है कि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों स्टेटमेंट इस दिन दे देते हैं कि हमें नशा और इन सब को बंद करना चाहिए, पर मैं बताना चाहता हूं अगर डीप रिसर्च करो या निकालो तो इन्हीं लोगों के आदमियों की या इन्हीं लोगों की डायरेक्ट होटलों के अंदर नशा परोसा जा रहा है। तो बेईमानी किसके साथ हो रही है, आपके और हमारे साथ। हम लोग इनकी बातों में सालों से आ रहे हैं और सालों तक आएंगे, इसीलिए हमारे कल भी झोपड़े थे, हमारे आज भी झोपड़े हैं और हमारे कल भी झोपड़े रहेंगे। और ये जो आते हैं हमको अपनी बातें बनाने, इनके कल भी महल थे, आज भी महल है, और इनके आने वाली पुश्तों के महल बनते चले जाएंगे, क्योंकि आप और हम इस चीज को समझना होगा। अभी हम लोगों ने युद्ध के लिए हमने आवाज उठाई, सड़कों पे आना है, मालवा मिल चौराहे पे युद्ध के लिए बात करी। मैं पूछना चाहता हूं कि टैक्स का जो पैसा रहता है हमारा, वो हमारा पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, देश का पैसा है, उस पर हक हमारा होना चाहिए कि हम उस पैसों से बारूद खरीदना चाहते हैं या रोटी खरीदना चाहते हैं, हम उस पैसों से वो जेट खरीदना चाहते हैं या फिर हम कलम और किताब खरीदना चाहते हैं। ये तय करने का अधिकार हमको है, क्योंकि बारूद कभी भी आप लोगों के बच्चों का या आपका पेट नहीं भरेगा, या फिर ये वायु जेट या मिसाइलें ये कभी भी तरक्की नहीं करेगी, ये विध्वंस करेगी। जो तरक्की करेगी वो चीज कलम, कापी, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग है, तो उस पे हमारा टैक्स का पैसा खर्च करना चाहिए। ये लोग हमको बर्बाद करने के लिए युद्ध के फायदे गिनाए जा रहे हैं, हमको मीडिया के अंदर बताया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है कि युद्ध के ये फायदे हैं, हमारे पास ये हथियार है, और इतने खतरनाक हथियार जिससे मानव जाति 1 मिनट में खत्म हो सकती है, उन हथियारों के भी हमको फायदे बताए जा रहे हैं, यानी लोगों को मारने का भी हमको फायदा बताकर वो हथियार खरीदे जा रहे हैं। और इसी के साथ अब मैं बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी बहुत काला दिवस, हर दिन कभी आपातकाल को लेकर काला दिवस, कभी काला दिवस। मैं बताना चाहता हूं रियल में काला दिवस वो था जिस दिन अटल वाजपेयी सरकार ने 90 दिन परमानेंट वाला कानून रद्द करा था। मजदूरों के लिए सबसे बड़ा काला दिन वो दिन था इस देश के अंदर, और सबसे बड़ा काला दिन वो था जब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को आउटसोर्सेस की तरह दैनिक वेतन पे लेकर आ गए थे। वो काला दिन था। काला दिन वो था जिस दिन हमारी जो तरक्की होती थी, जो हम प्रोग्रेस होती थी, उसको रोक दिया गया सरकारी महकमे में, हमारी उन्नति, हमारे उस पर रोक लगा दी गई। वो हमारे लिए काला दिवस है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को सभी संविदा, आशा, उषा, जितने भी आउटसोर्सेस के और जो भी शोषित है, मैं सभी को एक शब्द देना चाहता हूं आज से कि हम लोग सभी शोषित वर्ग जो अपना परिवार चलाने में असमर्थ हो रहे, 12-12 घंटे काम करने के बाद भी
हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अलग अलग आंदोलन से हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। ये संभाग आयुक्त जैसे लोगों नहीं आएंगे लेने, क्योंकि इनके ऊपर दबाव है नेतागिरी का। नेता बड़ी बड़ी बात करके विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता चला जाएगा। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई आपके बच्चों की है। हमको ही बोलना पड़ेगा, हमको ही आना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि 90 दिन वाले कानून के लिए हम लोग एक विशाल धरना दें और सारे मजदूर पूरे देश के एक हो जाए, और इसी के साथ हम लोग चर्चा करें सारे संगठन के लोगों कि एक ऐसा कानून बने जिससे हमको परमानेंट होने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, हमको सुबह से शाम तक धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े। ऑटोमेटिक संविधान में वो व्यवस्था हो कि हम काम करें या हमारी नौकरी लगे, हमारी योग्यता के अनुसार हमारी सैलरी हो, और हमारी कम से कम सैलरी इतनी तो हो कि हम हमारे परिवार को पाल सके। हम हमारा महंगाई भत्ता इतना तो हो कि वर्तमान स्थिति के अनुसार हम किराया दे सके, खाना पीना दे सके। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूं, जितने भी विभाग है, जितने शोषित है, जितने मजदूर वर्ग है, अगर मेरी बात से सहमत हो तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन लेकर आएंगे। धन्यवाद।